हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपने देखा होगा अभी एक और लेयर टू है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसका नाम है स्टार्कवेयर। स्टार्कवेयर इज अ पर्टिकुलर लेयर टू जिसने जीरो नॉलेज प्रूफ्स के ऊपर काम करना तब से चालू कर दिया था जब जीरो नॉलेज प्रूफ्स की बहुत ज्यादा वैलिडेशन नहीं हुई थी। उन्होंने खुद का एक स्टैंडर्ड बनाया कॉल्ड स्टार्क्स, और उसको लेके वो लोग मार्केट में गए। ऑलरेडी टॉप प्रोटोकॉल्स जैसे कि इन इन द प्रीवियस वर्ल्ड DYDX और जेडाई स्वैप स्टार्कवेयर के ऊपर थे हैं। और अभी आप देखो तो इट इज अगेन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द रीसेंट एयर ड्रॉप दैट हैपेंड विद स्टार्कवेयर कॉल्ड स्टार्क्स। उसको लेके भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, बट इन जनरल अगर आप देखो तो everybody in the web3 can tell you that starkware and the starknet, the foundation and the starkware company are for sure a technological marvel in the web3 world, इन द लेयर टू वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि इन्होंने जीरो नॉलेज प्रूफ्स का और लेयर टू इकोसिस्टम का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। तो टू डिस्कस दिस टेक्नोलॉजिकल मार्वल स्टार्कवेयर वी हैव रोहित विद अस, माय वेरी गुड फ्रेंड। हमने दोनों ने मिलके स्टार्कनेट सीसी इंडिया होस्ट किया था, and he is in the Starknet ecosystem as well बहुत पहले से। आई थिंक इंडिया का झंडा लेके ये स्टार्कनेट के अंदर है। स्टार्कनेट फाउंडेशन की ऑनबोर्डिंग कमिटी के भी मेंबर है, और स्टार्कनेट के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जेडाई स्वैप उसके भी फाउंडर है। सो रोहित, वेलकम टू वेब3 की दुनिया। कैसा लग रहा है आपको ये माइलस्टोन अचीव करके? थैंक्स प्रणव। सपना था, अगर याद हो तो हम लोग पिछले स्टार्कनेट सीसी से बात करते थे, अब तो 2 स्टार्कनेट सीसी हो गए। हम तब से बात करते थे कि हाँ, तुम्हारे पॉडकास्ट आने का हमें मौका मिलेगा कभी। तो हाँ हाँ हाँ, लग रहा है कि हम्बल कुछ कर लिया है। हम्बल लग रहा है हम्बल कुछ कर लिया है। वेरी 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 कूल। थोड़ा सा जो मैंने आपको क्रेडेंशियल्स बताए उसको थोड़ा सा कैन यू क्लैरिफाई एक बार, कि आपने स्टार्कनेट मतलब, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखो तो पॉलीगॉन के लोग लोग काफी शुरू करते हैं वेब3 तो पॉलीगॉन से करते हैं बिकॉज इनिशियल टीम इंडिया से थी। कुछ लोग सोलाना से करते हैं बिकॉज ऑफ द सुपर टीम डाओ एंड स्टफ लाइक दैट। तो व्हाट वाज योर जर्नी कि आपने स्टार्कनेट को चुना, एंड मतलब हाउ डिड यू गेट, फिर जेडाई स्वैप का कैसे बर्थ हुआ है, नाउ यू आर इन देयर काउंसिल एज वेल, तो कैसे उसका क्या मतलब पूरा जर्नी क्या है? यार सो जर्नी, क्रिप्टो जर्नी स्टार्कनेट से नहीं चालू हुई। क्रिप्टो जर्नी काफ़ी पहले चालू हुई, ऑलमोस्ट 2016 के एंड में। तब बिटकॉइन से ही क्रिप्टो जर्नी चालू हुई मेरी भी। मैंने बिटकॉइन वाइट पेपर पढ़ा, उसी टाइम पे सेपियंस बुक पढ़ी, तुमने भी पढ़ी है मुझे पता है। तो उन दोनों से अपन को लगा कि क्रिप्टो जो है वो कोऑर्डिनेशन सॉल्व करता है, तो लाइक ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएगा। इसी वजह से उसमें टाइम स्पेंड करना चालू किया। उसके बाद 2017 के एंड में हमने कंपनी चालू की एक, मुद्रेक्स। मुद्रेक्स को भी काफ़ी लोग, काफ़ी लिसनर्स का उसका नाम सुना होगा। वहाँ पे वाई आइडिया था कि कॉम्बिनेटर्स में थी। वाई कॉम्बिनेटर्स का हाँ, पार्ट थी ना मुद्रेक्स? यस, हाँ जी। बहुत ही सो बड़ा एक इंक्यूबेटर है वाई कॉम्बिनेटर, उसका पार्ट थी मुद्रेक्स, एंड रोहित वाज द सीईओ। हमने मुद्रेक्स चालू की यही सोच के कि यार, जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तब क्रिप्टो के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, तब उन्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगता है, तो इन्वेस्टमेंट को ही ईजी करते हैं आम जनता के लिए इन इंडिया। तो हमने तब एक्सचेंज बनाना चालू किया था। उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ इंडिया में, रेगुलेटरी वगैरह इन सब को लेके। तो ओवर द लॉन्ग रन बेसिकली हम आज एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है उसमें। बट ये जब पूरी जर्नी जा रही थी, दैट्स व्हेन 2020 में डीफाई समर नाम की एक टर्म है, तो वो एक तरह से पहला टाइम था जब बहुत सारे डीफाई प्रोटोकॉल्स पॉपुलर हुए, निकल के आए, काफ़ी ट्रैक्शन मिला उनको। उन्होंने टोकन लॉन्च किए, उस टोकन की प्राइसेस बढ़ी। यूनिस्वाप, आवे, कंपाउंड, ये सब फर्स्ट जनरेशन डीफाई प्रोटोकॉल्स बेसिकली उस टाइम पे पॉपुलर हुए। तब मुझे थोड़ा लगा कि यार, लाइक इसी के लिए आया था क्रिप्टो में, कि आगे बढ़ाना है परमिशन लेस चीज़ों को, तो वो तभी कर सकते हैं जब उसमें पूरा टाइम स्पेंड करें। तो मैंने थोड़ा मुद्रेक्स पे फोकस कम करना चालू किया। लकीली मेरे साथ में 3 और को फाउंडर्स थे, जिसमें से 2 लोगों ने डिसाइड किया कि मुद्रेक्स को वो आगे बढ़ाएंगे। मैंने कमिट किया कि मैं अपनी लाइफ कमिट करना चाहता हूँ परमिशन लेस चीज़ें बनाने में। उस टाइम पे फिर हमने थोड़ा
फंडामेंटल तरीके से सोचना चालू किया कि यार अल्टीमेटली तो सबको यहीं पे लेके आना है कि कस्टोडियल सॉल्यूशन से दूर लेके आना है, बट लोग जा तो कस्टोडियल सॉल्यूशंस की तरफ ही रहे। तो डीफाई आया है, प्रॉमिसिंग है, बट बहुत कम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे इजी किया जाए, क्या किया जाए, तो हमें रियलाइज हुआ कि यार सबसे पहले तो बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली तब तक सब इथेरियम पे था, तो चीप होना पड़ेगा। दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टू यूज है, इजी होना पड़ेगा। और तीसरा सिक्योरिटी कहने को बहुत अच्छी है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना आसान नहीं है अपने आप को सिक्योर रखना अगर लोग खुद का कस्टडी खुद रख रहे हैं तो इससे फिर हमने सोचा कि अच्छा चलो कुछ इजी टू यूज प्लेटफॉर्म बनाते हैं। पहले हमने इथेरियम पे डिप्लॉय किया, तभी हमें यह समझ में आया कि इथेरियम बहुत एक्सपेंसिव है। उसी टाइम पे अपने पॉलीगॉन वाले लोग काफी अच्छा कर रहे थे। was lucky to like spend some conversations with both Sandeep and Jayanti in like mid 2020 और end of 2020। तो उसके बाद डिसाइड किया कि यार पॉलीगॉन कॉस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उस पर मूव करते हैं, क्योंकि जब तक कॉस्ट एक्सपेंसिव होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हमने पॉलीगॉन पे भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बट हमें लगा कि इसके बाद भी हम आइडियल डिसेंट्रलाइजेशन और आइडियल सिक्योरिटी वाली साइड नहीं जा पा रहे हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब बिकॉज पॉलीगॉन वाज अ साइड चेन, राइट? वो सिक्योरिटी जो यस थी वो इथेरियम से नहीं ले पा रहा था, एंड करेक्ट दैट्स वेयर यू केम टू नो अबाउट स्टारकवेयर, इज दैट करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। सो पॉलीगॉन में ब्रिज पे तुम्हें फंड्स रखने पड़ते थे, और वो ब्रिज मल्टीसिग होता था, तो वो ब्रिज गया तो बेसिकली तुम्हारे फंड्स गए। तो राइट। ये लगा, और तभी हमने रोलअप्स का नाम सुनना चालू किया कि यार रोलअप्स इज द न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ 2021 तो रोलअप्स के बारे में पढ़ना चालू किया। फिर हम आर्बिट्रम टीम से भी कनेक्ट हुए, आर्बिट्रम के भी कुछ लोगों से, वहाँ पे भी हमने एक्सप्लोर करना चालू किया। वहाँ पे जब एक्सप्लोर करना चालू किया तो हमने फिर जी के रोलअप का नाम सुना। अब तक ऑलमोस्ट लाइक फेब मार्च हो गया था। विटालिक ने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया था एंड गेम नाम से, जिसमें उसने जी के रोलअप्स को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। तो वो पढ़ के ऐसा लगा कि यार जो तीनों ऑब्जेक्टिव हम सोच रहे हैं कि चीप भी होना चाहिए, इजी भी होना चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए, वो इस स्टैक से सबसे ज्यादा पॉसिबल है। ये स्टैक है जो वो इनेबल करेगा। तो हमने बोला कि चलो जी के रोडअप में अब डीप जाते हैं, और तब दो ही कंपनीज और दो ही टीम्स थी जो इस पे काम कर रही थी, मोस्टली पॉपुलरली नोन जीके सिंक और स्टार्क नेट, स्टार्कवेयर टीम। सो हमने दोनों को थोड़ा स्टडी किया। इसमें फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि स्टार्क नेट जो है वो नॉन ईवीएम डायरेक्शन में जा रहा है, और वो स्टार्क्स का यूज कर रहा है फॉर प्रूफ। एंड टीम का बैकग्राउंड भी थोड़ा डीप क्रिप्टोग्राफी से है, जो जिसने स्टार्कवेयर कंपनी फाउंड की। वन ऑफ द फाउंडर, वी बोथ हैड द चांस टू मीट एली। ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ Zcash, जो कि क्रिप्टोग्राफी प्राइवेसी कॉइन में सबसे फर्स्ट था। तो ही वाज आल्सो एन इन्वेंटर, चीफ साइंटिस्ट ऑफ दैट। तो इन तीनों वेटेज पे हमने डिसाइड किया कि यार हमारे लिए हमें लगता है ओवर द लॉन्ग रन फाइनली स्टार्क टेक्नोलॉजी एंड नॉन ईवीएम डायरेक्शन मेक्स सेंस, एंड स्टार्कनेट इज द पायनियर, तो उस पे बिल्ड करना चाहिए। So that was the whole connection towards Starknet. राइट। मैं थोड़ा सा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम काशिफ भाई, थैंक्स फॉर हाय, कमिंग। थैंक यू रोहित भाई। फाइनली यार, मतलब वी हैव मेट ऑन सो में, मतलब लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी। मतलब रोहित को तो हमें, रोहित मतलब मेरे प्रणव, मैं इसको समराइज करूंगा 2 मिनट में। आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। रोहित एक ऐसी मिनरल्स का पहाड़ है, इतना नेचुरल रिसोर्स है उस पहाड़ के अंदर। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर से कितना निकाल पाते हो। ये तो नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है। मतलब रोहित के पास एक एबिलिटी है, जो मैंने बहुत कम लोगों में देखा। वो एबिलिटी तुम्हारे अंदर भी है प्रणव, बाय द वे, कि एक एक चीजों को समझाने का, ये टेक्निकल जार्गन्स जो होते हैं ना, उनको इजी तरीके से रोहित के अंदर एक्चुअली एक टीचर बसता है। मुझे ये नहीं पता कि रोहित को कभी जिंदगी में किसी टीचर ने उसको इंस्पायर किया होगा स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, बट रोहित के अंदर एक्चुअली में एक टीचर देखा है मैंने, एक अध्यापक, लिटरली। और वो अध्यापक जो खुश होता है कि यार उसके क्लास से बच्चे निकल के यूनिकॉर्न बना ले, उसको खुशी है। उसका काम है कि यार बच्चों को पढ़ाना और कुछ डिसरप्ट करना। रोहित एक बहुत अच्छी आईआईटी के बाद अपनी एक जिंदगी को, बहुत जो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, एक बहुत सुकून की जिंदगी जी सकता था। 25-30 लाख का, 40 लाख का पैकेज लेके, शादी और 3 बच्चे करके भी खुशहाल जिंदगी जी सकता था। लेकिन पता नहीं इसको क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो हम रोहित के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट रोहित, वेलकम, फाइनली यू आर ऑन वेब3 की दुनिया। थैंक यू काशिफ भाई। एंड मैं प्रणव को बता ही रहा था कि फाइनली
Like हाँ, it's a big moment to be on yeah, this yeah, with you and absolutely, Pranav. absolutely. राइट। तो मैं जो रोहित ने बताया उसको थोड़ा समराइज करता हूँ। इन्होंने ना कुछ अपनी चीजें नहीं बताई जो मेरे को पता है और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ही वाज द सीनियर ऑफ सुमित गुप्ता जिनने कॉइन डीसीएक्स फाउंड किया एंड ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड क्रिप्टो टू सुमित गुप्ता। तो लाइक यू नो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। उसके अलावा इन्होंने जो जेडाई स्वैप बनाया वो एक डिस्कॉर्ड ग्रुप से चालू हुआ था which was just लोग बात कर रहे थे, communicate कर रहे थे, and eventually it is one of the most top dApps in the Starkware ecosystem now। 2021 के अंदर जब रोहित ने Starkware को समझा, उसके फंडामेंटल को समझा एंड ही थॉट दैट दिस इज द वे टू गो अबाउट इट, तो सिर्फ वो बैठे नहीं रहे सिर्फ नॉलेज लेके, ही स्टार्टेड मेकिंग कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड नाउ ही इज इन द Starkware फाउंडेशन एज वेल। सो रोहित, आपका और स्टाकवेयर फाउंडेशन का क्या रिश्ता है? व्हाट वाज दैट? सो मैं स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देता हूँ ताकि लोगों को उस ऑर्डर में समझ में आ जाए। तो स्टार्कवेयर एक कंपनी है जिसने स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज करके, स्टार्क इज लाइक अ टेक्नोलॉजी जो एली ने फाउंड की है, लाइक प्रूफ्स वो काफी पुरानी है, उस यूज करके उन्होंने कंपनी बनाई, उसका यूज करके कि इथेरियम स्केलिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला स्टार्क एक्स नाम से। तो स्टार्क एक्स प्रोडक्ट था स्पेसिफिक टू कि यार किसी को अपनी एप्लीकेशन बना रही है और इथेरियम पे उसको सेटल करना है, तो वो बना सकता है वाइल गैस कॉस्ट या मतलब जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है आपकी वो एकदम जीरो पे ला सकता है। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन काफी लोगों ने सुना होगा, DYDX एक है, काफी पॉपुलर है, इम्यूटेबल एक है, सोरेयर एक है। ये तीन काफी लाइक बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है जो स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज करके बनी। उसके बाद उन्होंने, तो लिमिटेशन थी स्टार्क एक्स की कि कंपोजेबल नहीं था वो, लाइक वो एक एप्लीकेशन के लिए बन गया। तो उन्होंने उसके बाद उसको एक एडवांस स्टेज पे लेके जाने लगे कि अच्छा इसका जनरलाइज्ड एक नेटवर्क बनाते हैं जहाँ पे एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से बात भी कर सके। यही इथेरियम में होता है कि एक यूनिस्वाप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आवे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बात कर सकता है। तो ये स्टार्क एक्स में अवेलेबल नहीं था, तो उस चीज को बेसिकली जीके टेक्नोलॉजी को यूज करके एक जनरलाइज्ड नेटवर्क, जनरलाइज्ड कंपोजेबल नेटवर्क बनाने के लिए इन लोगों ने चालू किया, जिसका नाम स्टार्क नेट है, विच इज द नेटवर्क लाइक मेनी पीपल माइट हैव यूज्ड। अब स्टार्क नेट जो चालू किया वो एक कंपनी ने चालू किया, बट नेटवर्क इन क्रिप्टो वी वांट नेटवर्क टू बी न्यूट्रल, कि डिसेंट्रलाइज हो, उस पर किसी एक कंपनी का कंट्रोल ना हो। तो वो उन्होंने इनिशिएशन चालू किया कि अच्छा इसको अब डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात अपन करते हैं तो दो कंपोनेंट्स हैं उसके। एक है सॉफ्टवेयर पार्ट की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर पे जो भी चीजें हो रही है उसको कैसे डिसेंट्रलाइज करें। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट, क्योंकि ह्यूमन डिसीजन तो कहीं ना कहीं पे लगती ही है चीजों के, तो वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो ह्यूमन वाला पार्ट जो है वो उन्होंने सॉल्व करना चालू किया। पहले सबसे पहले फाउंडेशन एक क्रिएट किया जो कि न्यूट्रल एंटिटी बनी, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, जो कि स्टार्कवेयर से अलग थी। उसमें उन्होंने कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन किए कि ये 7 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, that was chosen based on reputation, how they knew people, and like I don't know about that part. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा नाउ वी विल मेक डिफरेंट कमिटीज फ्रॉम द इकोसिस्टम, सो वी विल टेक 1 member फ्रॉम द कंपनी एंड 2 people फ्रॉम द इकोसिस्टम, एंड वी विल बिल्ड सेपरेट कमिटीज जो कि एक एक कैटेगरीज पे फोकस करेगी। तो उसमें से एक कमिटी थी ऑन बोर्डिंग कमिटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा बिल्डर्स को स्टार्कनेट इकोसिस्टम में कैसे लाया जाए, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। सो उसमें 3 लोग को उन्होंने चूज किया उस कमिटी में, एंड दैट इज द कमिटी आई एम पार्ट ऑफ। राइट। सो लाइक यू नो इंडिया से शायद आप ही हैं सिर्फ जो स्टार्कनेट फाउंडेशन के अंदर है, राइट? As far as I know, but like there might be more. I might not be aware. दैट्स डेफिनेटली ग्रेट। पर 2020 के अंदर जब स्टाकवेयर ने, आई थिंक उसके पहले से स्टाकवेयर एग्जिस्ट करता था, एंड आई थिंक इट वाज द फर्स्ट जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड रोल अप जो लाइव हुआ था, राइट? आपको, अगेन दिस इज अ हॉट टेक, पर आपको क्या लगता है क्या रीजंस है जिसके कारण वी सी पॉलीगॉन, जीके एवीएम, स्टार्क, जीके सिंक, ऑल दीज चेन्स, इनके ऊपर ज्यादा अभी टीवीएल होगा, ज्यादा ट्रैक्शन होंगे, ज्यादा डैप्स डिप्लॉयड होंगे? क्या रीजन है गिवन दैट स्टाकवेयर पहले से एग्जिस्ट करता है, उनसे ज्यादा कंप्लीट रोल अप है, और पहले इसके पास ज्यादा बड़े डैप्स आए थे जैसे DYDX, इम्यूटेबल और लाइक यू नो
सो रहे इसको हैं। एकदम कॉन्क्रीटली मेरे लिए जान पाना शायद मुश्किल है, बट लाइक आई विल ट्राई टू ब्रिंग माय रैशनल व्हाई आई थिंक दैट इज द केस। तो सबसे बड़ा एंगल ईवीएम वर्सेस नॉन ईवीएम आई थिंक प्ले करता है। तो जीके सिंह सबसे पहला ईवीएम, जीके ईवीएम फोकस्ड जनरलाइज चेन है। तो उसका फायदा क्या होता है कि अभी क्रिप्टो के जो भी लोग हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो लोग ऑलरेडी मेटामास्क यूज करते होंगे या किसी तरह का वॉलेट यूज करते होंगे। So for an example, to use zk sync, it is very straightforward कि आपने zk sync अपने नेटवर्क में ऐड किया एंड अब ये लोग सीधे जो इथेरियम यूज कर रहे थे, आर्बिट्रम यूज कर रहे थे, पॉलीगॉन यूज कर रहे थे, वो अब zk sync भी यूज कर सकते हैं। तो इससे ऑनबोर्डिंग बहुत आसान हो जाती है। दैट आई थिंक इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड इज कि अगर ईवीएम हो तो फिर डेवलपर साइड पे भी बहुत फायदा है, क्योंकि बहुत सारी टूलिंग अपन ने पहले से बना रखी है, इथेरियम पे सारी चीजें बन रखी है। ईवीएम का मतलब क्या है कि अगर आपने इथेरियम के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, तब वो सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप डिप्लॉय कर दो दूसरी ईवीएम चेन पे, वहां पे भी चलेगा। आप पॉलीगॉन पे सीधे कॉपी करके सेम कोड डाल सकते हो, वो पॉलीगॉन पे भी चलेगा। तो उस ईवीएम की वजह से लाइक एप्लीकेशंस का आना बहुत आसान है। जितनी भी एप्लीकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यूनिस्वाप हो गया या कंपाउंड हो गया, आवे हो गया, ये जितनी भी एप्लीकेशन अवेलेबल है ऑन इथेरियम इकोसिस्टम, वो सारी अब ईवीएम इकोसिस्टम में भी अवेलेबल है सीधे सीधे। तो आपने नेटवर्क प्रॉब्लम सडनली सॉल्व कर दी, तो अडॉप्शन आपके लिए सबसे फास्ट बेसिकली आएगा। आपको वो नेटवर्क इफेक्ट का फायदा मिल गया जो इथेरियम पे था। सो दैट आई फील इज द बिगेस्ट रीजन। बाकी सब आई डोंट थिंक मैटर्स मच कि ये टीवीएल डिफरेंस अभी तक क्यों है। राइट। पर स्टॉकवेयर टीम जब बना रही थी स्टॉकनेट, तो उनको भी ये चैलेंजेस के बारे में पता होगा, बट व्हाट वाज दैट रीजन जिसके कारण उन्होंने नॉन ईवीएम की तरफ जाने का रुख अपनाया? अगर आप इन जनरल वेटरन्स को देखो जो वेब3 इकोसिस्टम में है, वो सब ईवीएम को एक स्कूल प्रोजेक्ट टाइप मानते हैं। अजीत त्रिपाठी जी यहाँ पे कितनी बार आए, उन्होंने भी बताया बड़े फन वे में बताया कि ईवीएम एक स्कूल प्रोजेक्ट है जिसको एक इकोसिस्टम मिल गया और जिसके कारण अडॉप्शन हो गया, but it might not be the end goal, the end game, right? So स्टाकवेयर को भी जब वो स्टाकनेट बना रहा था तो इन चैलेंजेस के बारे में पता होगा, but why did they still choose to build a non EVM chain on Ethereum? मतलब उन्होंने इथीरियम से अलग होकर अपनी एक लेयर 1 तो नहीं बना ली, एक लेयर 2 ही बनाई, इथीरियम इकोसिस्टम में ही रहे। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, जो उसकी कम्युनिटी है, उसको उनने मतलब डेवलपर कम्युनिटी है, उससे थोड़ा अलग हटके नॉन ईवीएम स्पेस में जाने का क्यों ऐसा एक जगल लिया? हाँ, तो मैं अब इसी को कनेक्ट करता हूँ। ये सेम ही सवाल है कि हमने क्यों चूज किया स्टार्कनेट पे बिल्ड करना। उन्होंने भी यही सोच के चूज किया कि हमें ऐसा बनाना चाहिए। आई थिंक लाइक बेसिकली किसी भी चेन को सक्सेस होने के लिए उसके ऊपर एप्लीकेशंस बननी चाहिए, यूनिक एप्लीकेशंस बननी चाहिए। तो ईवीएम वाले कैटेगरी में जो लोग हैं वो ईवीएम क्यों चूज करते हैं? क्योंकि उनको बनी बनाई टूलिंग मिलती है, उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। जैसे बहुत ही सिंपल तरीके पे सोचो तो ईथर स्कैन पे हम लोग ट्रांजेक्शन सर्च करते हैं, अगर कुछ ट्रांजेक्शन किया तो वो ब्लॉक्स एक्सप्लोरर उसको बोलते हैं। तो वो स्पिन अप करना बहुत आसान है किसी भी ईवीएम चेन के लिए। तो इसी वजह से ईवीएम चेन वाली साइड पे जो भी कंपनीज है वो लोग ईवीएम चूज करती है कि फास्ट टू मार्केट है। स्टाक नेट ने थोड़े इसको फंडामेंटली तरीके से आई थिंक सोचना चालू किया है कि सॉल्व, अगर हमें बिलियंस ऑफ लोगों के लिए एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो बिलियंस ऑफ लोग यूज कर सके, तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से यही 3 चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि है यूएक्स की इजी टू यूज हो, मतलब एप्लीकेशंस उसके ऊपर। दूसरा सिक्योर, कि एक इंसान को इसको यूज कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंट फील कर सके कि हाँ, मतलब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है टू कीप माई सेल्फ सिक्योर। मुझे हैकर होने की जरूरत नहीं है अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। जो कि अगर आज आप खुद का वॉलेट मैनेज करते हो तो इट्स द केस कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी नहीं पता होगा कि शायद सीड कीज अपनी गूगल ड्राइव में नहीं रखनी चाहिए। एंड मैं बहुत सारे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट लोगों को नहीं पता होगा, मतलब ये हम तीनों में से भी हो सकता है कि 2 लोगों को ऐसा ना पता हो, हम लोग अपनी सीट की गूगल ड्राइव पे रखते हो, जो कि सेफ नहीं है। लाइक उसका मतलब है कि आपने एक तरह से अपना पासवर्ड का कॉपी सीधे गूगल ड्राइव में रख दिया। अब एक बार आपका गूगल ड्राइव गया तो आपके सारे अकाउंट्स गए, आपके इट्स लाइक योर बैंक इज वाइप्ड आउट। तो सिक्योरिटी हो गया, एंड तीसरा हो गया आपका कॉस्ट। जब आप नेटवर्क यूज कर रहे हो तो वो चीप होना चाहिए। तो स्टार्क नेट ने स्टार्क यूज किया सबसे पहले प्रूफ्स। तो स्टार्क प्रूफ्स और स्नार्क प्रूफ्स में बेसिकली डिफरेंस यही है कि स्टार्क प्रूफ्स जो है वो कंप्यूटेशन के लिए बने। अगर कभी भी लेयर 2 समझने की कोशिश की हो तो लेयर 2
बेसिकली करती क्या है कि इथेरियम को ऐसा मान लिया कि ये डेटाबेस है अपना, और लेयर 2 जो है वो अपना सीपीयू है, कि यहाँ पे मैं अपनी पूरी कैलकुलेशन वगैरह करूंगा, जितना भी मुझे मैथ लगाना है, फाइनल एक रिजल्ट आएगा वो मैं इथेरियम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो डेटाबेस चीप होता है, कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव होती है। अगर लैपटॉप कभी खरीदने चाहोगे तो हार्ड डिस्क मिल जाती है 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, क्या जितने में बात भी है, जाना चाहो। बड़ा बट बढ़िया एनालॉजी दिया आपने। हाँ, तो इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि यार कंप्यूटेशन स्केल करना है तो स्नार्क प्रूफ्स पे नहीं हो सकता, स्टार्क प्रूफ्स पे इट कैन स्केल मच मोर एक्सपोनेंशियली, जिससे लाइक एक्सपोनेंशियली आप स्केल करते जाओ लेकिन कॉस्ट लीनियरली इंक्रीज होगा उस पर। तो स्केल आप 1 मिलियन टाइम्स कर दियो लेकिन कॉस्ट में भी 100 टाइम्स ही हुआ है, तो इट ब्रिंग्स स्केल। तो उन्होंने कॉस्ट पार्ट ऐसे सॉल्व किया कि इससे पर ट्रांजेक्शन अपने आप कॉस्ट डिक्रीज हो गई। तो अब इस ये जब चीज करते हो तो आप केवल कॉस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप ऑल्सो पॉसिबिलिटीज सॉल्व कर रहे हो, कि अब लोग नई तरीके की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जिसको एक्चुअली कंपटीशन बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे कि गेम्स हो गए आपके, आप इफ अगर आज हम क्रिप्टो गेम्स के बारे में जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि एक एनएफटी इथेरियम पे है या एक एनएफटी किसी चेन पे है तो वो क्रिप्टो गेम हो गया, या वो लाइक डिसेंट्रलाइज गेम हो गया। बट देखा जाए तो गेम तो अभी भी सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, एडब्ल्यूएस सर्वर पे चल रहा है या एक सेंट्रलाइज सर्वर पे चल रहा है। गेम जो भी चला रहा है वो अभी भी गेम के रूल्स चेंज कर सकता है। आपने कुछ गेम में अर्न की रेपुटेशन या आइटम्स, लेट्स से स्वॉर्ड या फिर आप कोई हैट, वो अभी भी आप लूज कर सकते हो अगर गेम ने चाहा तो गेम्स क्यों ब्लॉकचेन पे रन नहीं कर सकते? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए। बट अब स्टार्स का यूज करके वो लोग गेम्स ऑन चेन बना सकते हैं। अब इसका क्या फायदा होता है कि अगर आप किसी से भी बात करोगे नॉर्मल इंसान से, तो वो फाइनेंस में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। हम अपना फाइनेंस का लिमिटेड यूज करते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, सैलरी आ गई, उससे पे कर रहे हैं, उससे इन्वेस्ट कर दिया, इससे ज्यादा मतलब 99% लोग को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ये एएमएम क्या होता है, स्वाप क्या होता है, लोग पीपल डोंट केयर अबाउट दैट। ये सब हम डीजेंस है, मतलब बहुत सारे एयर ड्रॉप्स है, ये सब इस वजह से होता है। बट एक जनरल इंसान ऐसा कभी नहीं करता है, मैंने भी कभी नहीं किया था बिफोर मैं क्रिप्टो में आया। लेकिन गेम सब लोग खेलते हैं। तो जब ये लोग गेम खेलते हैं तो उनको जब ये आइटम्स मिलते हैं जो वहां पे इन गेम करेंसी मिलती है, वो एक वॉलेट में मिलती है, तो उससे उनका इंट्रोडक्शन होता है टुवर्ड्स क्रिप्टो। तो ये एक विजन हमारा भी था कि लोग जब आएंगे, अगर बिलियंस ऑफ लोगों तक लेके जाना है क्रिप्टो को, तो वो मे बी नॉन फाइनेंशियल यूज केसेस या यूनिक यूज केसेस से होगा, ना कि लाइक सेम चीज बनाने से कि एक डेक्स बना दिया कंट्रोवर्शियली, हम लिए वही बना रहे हैं, बट इसकी वजह से नहीं होगा। तो लाइक स्टार्कनेट जो है एज अ टेक्नोलॉजी नए यूज केसेस इनेबल करता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिक्रीज करता है। तीसरा था यूजर एक्सपीरियंस वो सॉल्व करता है। वो कैसे करता है कि अभी अगर आप एक गेम लेट से बना भी लिए, या आप यूनिस्वाप यूज करते हो आज की तारीख में ऑन इथेरियम और ऑन एनी ईवीएम चेन, तो जब आप एक ट्रेड करते हो तो आपको 2 ट्रांजेक्शन साइन करनी पड़ती है। पहले आप बोलते हो अप्रूव करो मेरे टोकन्स को, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन आती है कि आप एक्चुअली में ट्रेड करो। ये जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे आपके, कि लेट्स से लिक्विडिटी ऐड करो तो लिक्विडिटी में ये सेम चीज, पहले अप्रूव आपको 2 टोकन के लिए करना है तो 1 और 2, और फिर आपको ऐड करना है तो 3 ट्रांजेक्शन हो गए। इस एक इंडेक्स प्रोटोकॉल समझो, जैसे कि एक सेट प्रोटोकॉल नाम का प्रोटोकॉल है, काफी लोगों ने हो सकता है यूज किया, म्यूचुअल फंड की तरह समझ लो उसको, कि आपको एक साथ 5 टोकन खरीदने हैं, तब आप 5 बार 5 स्टेप्स ले रहे हो। तो ये सब सॉल्व हो सकता है कि यार ये सबको एक कॉल को बंच कर दो और एक सिंगल कॉल मारो, उसको बोलते हैं मल्टी कॉल। और वो पॉसिबल होता है अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की वजह से, जो बेसिकली स्टार्कनेट ने अडॉप्ट किया। तो ये अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अगेन ईवीएम में आप ला नहीं सकते, क्योंकि ईवीएम में पहले से अडॉप्शन है मेटामास्क का। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर एप्लीकेशन बनाती है तो उसको मेटामास्क सपोर्ट करना पड़ता है, सारी टूलिंग उसके अराउंड है। तो इट्स वेरी, जैसे नेटवर्क इफेक्ट का फायदा है वैसे ही नेटवर्क इफेक्ट के बेसिकली नुकसान भी है, कि अब आप कुछ नया करना चाहो तो बहुत हार्ड है आपके लिए। तो ये 3 फंडामेंटल फिलोसॉफीज आई थिंक स्टार्कनेट ने सोची, जिस वजह से उन्होंने ऐसा स्टैक बनाना बिल्ड किया। ये फिलोसॉफी हमने सोची, इसलिए हमने स्टार्कनेट पे बेसिकली बनाना शुरू किया। सो रोहित, मेरा इतना टेक्निकल सवाल नहीं है, प्रणव तो बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल पूछ रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी हम इंडस्ट्री में बहुत बहुत जल्दी है, हम सब लोग, मतलब हमें लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, पता नहीं अब जगह नहीं बची। इंडस्ट्री इंडस्ट्री अभी मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट इवन स्टार्टेड येट। जितने भी ऑडियंस हमें सुन रही है इस वक्त, अगर उसको ये लगता है कि यार मेरा मतलब अब वो ना मैक्सिमलिज्म बन गई है कि मैं पॉलीगॉन ही है जो सॉल्व कर सकता है।
कोई कहता है कि आर्बिट्रम है वो ही सॉल्व कर सकता है क्योंकि मुझे उसका एयर ड्रॉप मिला था, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ। उसने मुझे अमीर बना दिया, मैं तो आर्बिट्रम ही। अब स्टार्कनेट का जिसको एयर ड्रॉप मिल गया वो कह रहा है भाई मेरे लिए तो स्टार्कनेट है, जिसको नहीं मिला आई हेट स्टार्कनेट। यस। स्टार्कनेट इज़ अ डड टेक्नोलॉजी। यू नो स्टार्कनेट पे जब एयर ड्रॉप की हंटिंग चल रही थी तब इतना लाख ट्रांजैक्शन होता था हर महीने। अब जैसे ही एयर ड्रॉप मिल गया तो वो देखो ना, वो उनका घट के इट हैज़ ड्रॉप्ड डाउन टू 60-65%. So what I'm just trying to understand here and what I want you to focus here is कि ऑडियंस को कैसे देखना चाहिए इस इंडस्ट्री को कि क्या ये एक चेन यहाँ सर्वाइव करने वाली है? क्या ये मल्टी चेन वर्ल्ड होने वाला है? क्या लेयर 2s की ज़रूरत है कि नहीं है? अभी हाउ यू आर लुकिंग एट थिंग्स? क्या यू कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि यार स्टारकनेट ही सॉल्यूशन है या अभी और हर चेन का एक-एक जो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसका यूएसपी उसको मिला के भी अभी कोई एक चेन आना बाकी है अभी भी? क्या देख रहे हो फ्यूचर को? क्या हो सकता है अभी? तो सबसे पहली बात तो लाइक आई थिंक किसी को भी मैक्सिमलिस्ट होना ही नहीं चाहिए। लाइक मैक्सिमलिस्ट होने से खुद का नुकसान है और किसी का नुकसान हुँ, नहीं है। लाइक खुद का नुकसान है बिकॉज तुम अपनी लर्निंग रोक देते हो। लाइक आपको नहीं पता कि क्या नई चीज हो रही है। मुझे लगता है हुँ, क्रिप्टो अभी इनोवेशन साइकिल में, इट्स द होल क्रिप्टो इज लाइक ए स्टार्टअप। एक स्टार्टअप हुँ, कुछ करना चालू करता है, एक आइडिया से चालू करता है, बट वो आइडिया ड्यूरिंग द प्रोसेस काफी बार चेंज होता है। लाइक ये मेरे साथ मुद्रेक्स में भी हुआ है। लाइक हमने एक्सचेंज बनाना चालू किया, फिर हमने कुछ और बनाना चालू किया, फिर वापस हम एक्सचेंज पे आ गए इन इन सम वे। तो क्रिप्टो भी उसी साइकिल का पार्ट है। लाइक क्रिप्टो को ओवरऑल एक स्टार्टअप मान के चलना चाहिए कि अभी जो भी है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सर्वाइव करेगा। बट फंडामेंटली हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? फंडामेंटली हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, मुझे प्राइवेसी मिले लाइफ में, जहां पे मुझे प्राइवेसी चाहिए। लाइक इट्स ह्यूमन फ्रीडम जो कि हम लाइक जितने भी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, आई थिंक इसी मिशन की तरफ ड्राइव है फाइनली कि ह्यूमन को फ्रीडम कैसे दिलाई जाए, इंडिविजुअल ह्यूमंस को हाउ डू वी ब्रिंग फ्रीडम। तो वो फ्रीडम फाइनेंशियल फॉर्म में भी आती है, वो सोशल फॉर्म में भी आती है कि मैं कुछ बोलना चाहूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ बोलना चाहूँ तो वो बोल सकूँ, मैं कुछ खरीदना चाहूँ तो खरीद सकूँ। और वो सोशल लेवल पे भी आती है कि एज अ सोसाइटी हम लोग रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहते हैं। मैं एट द सेम टाइम ये चाहता हूँ कि क्राइम ना हो लाइफ में, कोई किसी को ऐसा नहीं है कि लाइक पीपल आर शूटिंग एट ईच अदर। तो आई थिंक दोनों का बैलेंस होगा हमेशा। एंड इसी वजह से मुझे लगता है आप ये देखते हो कि जो जिसको आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप मिला वो आर्बिट्रम के लिए लॉयल है क्योंकि उसके इंसेंटिव्स वहां पे अलाइंड है। हुँ, ऐसे ही जिसको स्टार्कनेट का मिलेगा वो स्टार्कनेट की तरफ लॉयल होगा। तो दोनों पार्ट मुझे लगता है प्ले करेंगे। सबसे पहले तो वन इज की आपकी आइडियोलॉजीज, आपके इंसेंटिव्स किसके साथ अलाइंड है, एंड दूसरा टेक्नोलॉजिकली आप जो बनाना चाहते हो या आप जो अचीव करना चाहते हो वो कौन इनेबल कर रहा है। तो मुझे लगता है इसके मल्टीपल फॉर्म्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कोई एक टेक्नोलॉजी रहेगी। आई थिंक इट्स हुँ, एक्सपोनेंशियल। लाइक जिस तरह से नंबर ऑफ आइडियाज एक्सपोनेंशियल होते जाते हैं, इट्स लाइक दैट कि कल को बिटकॉइन था, फिर बिटकॉइन से लाइट कॉइन्स वाला वर्ल्ड निकला, बिटकॉइन के फोर्क्स थे जो सारे 5 6 8 10 जितने भी थे, वहां से फिर इथेरियम निकला, इथेरियम के फोर्क्स निकले, वहां से यूनिस्वाप निकला, यूनिस्वाप्स के फोर्क्स निकले हैं। तो ये फोर्क्स निकलते ही जाएंगे। लाइक इट्स इफ यू सी वी आर ऑलरेडी गोइंग टुवर्ड्स दैट कि इट्स मल्टीपल नेटवर्क्स। तो इन हुँ। सबको एक नेटवर्क मान लो। तो लाइक ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, हम ह्यूमंस के लिए ही बना रहे हैं। अल्टीमेटली इट्स ऑल नेटवर्क्स, इट्स ऑल कम्युनिटीज एंड अ वे टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। रोहित एक एक मेरा क्वेश्चन और है कि अ, अभी मैं जो देख रहा हूँ, वो काफ़ी सारे जो जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रास्ता खोज लिया है और वो एसईसी से बचने के लिए और कानून की नज़रों से बचने के लिए कि भैया आईडीओ, आईसीओ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एयर ड्रॉप करो और एयर ड्रॉप में एक तो हम वीसी को ये दिखाते हैं कि भाई देखो हमारा कितना प्रोजेक्ट यूज़ हो रहा है, कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, कितना ट्रैक्शन है, कितनी एक्टिविटी है और जैसे ही वो एयर ड्रॉप हो जाता है उसके बाद वो एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आज मुझे किसी को ये शो करना हो कि देखो ब्लॉकचेन का क्या ज़बरदस्त यूज़ केस है, देखो कितने ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वही लोग जो एयर ड्रॉप को एक चेन पे हंट कर रहे हैं, वही दूसरी चेन पे हंट कर रहे हैं, वही तीसरी पे कर रहे हैं, वही 4 पे कर रहे हैं, वही 5वीं पे कर रहे हैं
और जैसे ही जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वहां पे देखा जा रहा है कि ट्रैक्शन खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। हाउ डू यू सी कि यार ये रियल यूजर कब अल्टीमेटली आना शुरू होंगे इसमें? और ये जो इस टाइम एयर ड्रॉप का जो ये समय है, क्या लगता है कि जैसे पहले हर एक साल एक नया नैरेटिव आता है फिर वो किल हो जाता है? डू यू थिंक एयर द नैरेटिव ऑफ दिस एयर ड्रॉप इज गोइंग टू sustain forever and bring the user that you really want to come and use the chain? What do you think? सो आई थिंक एयर ड्रॉप काफी पावरफुल टूल है, पर्सनली आई थिंक सो, बट कल्चरल प्रॉब्लम काफी क्रिएट हुआ है उसकी वजह से। लाइक Hmm. अल्टीमेटली आई थिंक लाइक सब लोग इसी बात में बिलीव करते हैं कि लाइक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अलाइन होने चाहिए। लेट्स जस्ट कॉल इट Hmm. इंसेंटिव्स। मेरे इंसेंटिव्स अलाइन होने चाहिए किसी चीज को लेके। अगर उबर ओला को आज देख लें हम, तो उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम Hmm. है कि वहां पे जब दोनों कंपनीज compete कर रही थी एक टाइम पे, बहुत सारा फंड्स उन्होंने रेज किया था, तो दे वर स्पेंडिंग लॉट ऑन ड्राइवर्स। तो Hmm. ड्राइवर्स को तब काफी ज्यादा एक्चुअली बोनस मिलता था। ऐसा हो गया था कि काफी लोग जॉब छोड़ छोड़ के ड्राइवर बन रहे थे सडनली, हाँ, बिल्कुल। दे वर राइडिंग कैब्स, है ना। तो लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, उसके बाद सारे इंसेंटिव हटा दिए। अब उसके बाद ड्राइवर्स के पास अगेन कोई इंसेंटिव्स नहीं बचा, तो ड्राइवर्स ने छोड़ना चालू किया। पहले अगर आप 2017 से पहले उबर कभी यूज किए होंगे तो कभी ऐसा नहीं आया होगा कि कैंसिलेशन का प्रॉब्लम आया होगा। Hmm. बट आज की तारीख में आपको 4 कैंसिल के बिना कोई कैब ही नहीं मिलती है। एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी ले लो, वहां पे एटलीस्ट 1-2 बार तो कैब कैंसिल होती ही है। तो वो इंसेंटिव प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये जो एयर ड्रॉप है, ये जैसा मैंने बोला इंसेप्शन आइडिया है, इसका अल्टीमेट विजन सॉल्व करना है इंसेंटिव अलाइनमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टिसिपेंट ऑफ ए नेटवर्क। अब उस नेटवर्क को अगर आप एक एक्सचेंज बोलो, तो एक एक्सचेंज में नेटवर्क है कि जब तक लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नहीं होंगे तब तक ट्रेडर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, जब तक ट्रेडर्स नहीं होंगे तब तक लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स क्यों आएंगे। Hmm. तो इस नेटवर्क को आप कैसे क्रिएट कर रहे हो कि आप इंसेंटिव अलाइन कर रहे हो उन दोनों के बीच में से। और एक ये सेम ही चीज आप रॉबिनहुड की तरह करते, तो आप ये स्टार्ट में करते, लेकिन फिर बाद में जो ये पूरी वैल्यू बनाता, $1 बिलियन, $10 बिलियन, $1 ट्रिलियन, वो एक कंपनी को जाती। बट यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हो इंसेंटिव। तो मुझे लगता है इट्स वेरी पावरफुल इन दैट सेंस। उसको सही से यूज किया जाए। अभी मिसिंग क्या है कि एवरीवन ट्राइज टू डू दिस एयर ड्रॉप इन दिस हिडन वे, कि दे हैव टू कीप इट वेरी प्राइवेट, कि क्या फॉर्मूला होगा, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब तक पूरा फिगर आउट नहीं हो जाए। और वो क्यों है? क्योंकि जैसे ही फॉर्मूला लीक होता है तो काफी सारे लोग हैं जो उसको फार्म करने के लिए रेडी हैं। तो अब यहाँ पे इंसेंटिव क्यों अलाइन नहीं होते हैं? कि एक इंसान का इंसेंटिव है कि शॉर्ट टर्म में मुझे मैक्सिमम पैसा बनाना है। मैं आऊंगा, मैं 5 चेन पे करूंगा, $2 डालूंगा या $20 डालूंगा, और मुझे $2000 चाहिए उसके रिटर्न में, या $20000 चाहिए उसके रिटर्न में। बट जैसे ही मुझे वो मिल जाएगा, मैं एग्जिट ले लूंगा। तो मेरे इंसेंटिव लाइक प्रोटोकॉल के लिए इंसेंटिव नहीं है इस यूजर को इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो ओवर द टाइम प्रोटोकॉल स्मार्टर और स्मार्टर होते जाएंगे कि हम कैसे ढूंढें कि कौन यहाँ पे रुकेगा, कौन इस नेटवर्क को एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रहा है। और एट द सेम टाइम यूजर साइड पे भी होता जाएगा। यूजर भी ऐसा सोचना चालू करेगा कि यार मैं इस नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ, तो ये नेटवर्क कितना वैल्यू कर रहा है मुझे, लाइक ओवर द लॉन्ग रन। क्योंकि अल्टीमेटली आप ऐसा मान लो, दुनिया में 1% लोग ही ट्रेडर हो सकते हैं, 99% लोग इन्वेस्टर ही होते हैं। इन्वेस्टर तो एक लॉन्ग टर्म ही होता है। तो ज्यादा ह्यूमंस को वही लेके जा पाएगा जो ज्यादा ह्यूमंस के लिए इंसेंटिव्स को अलाइन करेगा, इंस्टेड ऑफ 1% के लिए। इसमें अर्ली अडॉप्टर एडवांटेज होती है कि आप जितना जल्दी जाओगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो वो नेटवर्क बिल्डिंग का पार्ट है, विच इज फेयर, कि कोई अगर जल्दी आ रहा है तो दे डिजर्व टू बी लाइक इंसेंटिवाइज्ड इन दैट वे। तो दैट्स हाउ आई सी एयर ड्रॉप्स। उसके काफी नेगेटिव्स हैं आज की तारीख में, बट आई थिंक वो बेटर होते जाएगा विद टाइम। राइट। कमिंग बैक टू द जो आपने एक डिबेट छेड़ी थी अभी अबाउट स्टार्कवेयर, और उसका जो वीएम है जो उन्होंने बनाया वर्चुअल मशीन, वो ऐसे बनाया है कि लाइक मास यूसेज को वो ला सके अपने अंदर। वर्चुअल मशीन ऐसा बना था, राइट? तो दैट्स डेफिनेटली लाइक अ बिग प्रो कि यार बड़े यूसेज आएगा, बड़ा एकदम अलग चेंज आएगा, गेमिंग बन सकती है। जो मेजर यूज केस है विच इज नॉन फाइनेंशियल ब्लॉकचेन के ऊपर, वो बन सकता है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटेशनल पार्ट दैट इज एसोसिएटेड टू इट। तो अगर डीप में जाएं तो ऐसा क्या है ईवीएम में जो इसको नहीं बनने देता है? वैसा कैसा ऐसा क्या है स्टार्क नेट की टेक्नोलॉजी में जो स्टार्कवेयर ने बनाई है जो इसको कंप्यूटेशनली इतना अच्छा बनने देता है?
और लाइक नॉन ईवीएम के क्या फायदे हैं जो ऐसा करने देता है? सो दो डिफरेंट एंगल है यहाँ पे। एक है प्रूफ टाइप, एक स्नार्क प्रूफ होता है, एक स्टार्क प्रूफ होता है, उसमें आते हैं। और दूसरा डिफरेंस है ईवीएम वर्सेस नॉन ईवीएम वाली साइड। तो पहले ईवीएम नॉन ईवीएम बता देता हूँ, वो ज्यादा इजी है टू अंडरस्टैंड। इजी है। कि ईवीएम में क्या है कि अकाउंट्स अभी जिस तरह से बनते हैं, अकाउंट्स किस तरह से बनते हैं कि हर एक इंसान अपनी एक प्राइवेट की रखता है और एक पब्लिक की रखता है। उस प्राइवेट की से साइन करके ही वो कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है उससे। तो अब इससे क्या लिमिटेशन क्रिएट हो गई कि कभी भी आपको कुछ करना है तो आपके पास में प्राइवेट की हैंडी होनी चाहिए, है ना। अब सोचो कि आपने लाइक अपना, ये मेरा बैंक अकाउंट है ऐसा मान लो, मेरा प्राइवेट की, मैंने डाल रखे हैं उसमें 1 लाख रुपया, और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ दिल्ली। तो अब मुझे दिल्ली में ट्रेवल, मैं अभी बैंगलोर रहता हूँ और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली में मुझे कुछ ट्रांजेक्ट करना है, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है अनलेस मैं अपने साथ में ये प्राइवेट की लेके चलूँ। तो प्राइवेट की क्या है वो, मतलब बस एक फाइनली आपके डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर ही है, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप की ही चीज है। तो इसका मतलब आपको किसी डिवाइस में लेके जाना पड़ेगा, या आप हार्डवेयर वॉलेट यूज करते हैं कुछ, तो उसको आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आप अपने साथ में अपना बैंक अकाउंट लेते हुए चल रहे हो, आपको किसी ने किडनैप कर लिया, बोला कि चल मतलब अभी निकाल तेरा जो भी वॉलेट है इसमें से, तो यू कांट डू एनीथिंग, है ना। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब ये इंस्टीट्यूशनल के लिए आसान है कि वो लोग कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट टाइप की चीजें मैनेज कर सकते हैं। कोल्ड वॉलेट मतलब कि 99% वेल्थ मैंने अपने एक ऐसे वॉलेट में कर दी जो बस पड़ा रहेगा, जिसको मैं छूंगा भी नहीं, और 1% मेरा मेरा लाइक रनिंग टाइप का है जिसको मैं लेके घूमूंगा कभी भी। बट मैक्सिमम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो अपन को ये फील तो कराता है ये सिक्योर है, बट ये एट द सेम टाइम 99% लोगों के लिए सिक्योर नहीं है। अगर थोड़ा एक इंसान के तरह से सोचें कि यार इतने लोग टेक्नोलॉजिकली अवेयर भी नहीं होते हैं। लाइक इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी प्रोबली कहीं ना कहीं पे, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, फाउंडर्स हैं जो हैक हुए हैं क्रिप्टो में, कि उनका वॉलेट कहीं से चोरी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच सोची गई ऑफ अकाउंट्स, कि आप अकाउंट्स रखो, उसको साइनिंग जो है, साइन पहले आप प्राइवेट की से कर रहे थे, उसकी जगह साइनिंग मेथड जो है वो कुछ भी आ सकता है। तो आपने अकाउंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया सीधे सीधे। यहाँ पे अकाउंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अकाउंट आपका पब्लिक प्राइवेट की पेयर था। यहाँ पे अकाउंट जो बनाया बाय डिफॉल्ट आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया सीधे, वो आपका अकाउंट है, और उसमें आपने लॉजिक लिख दिया कि इस अकाउंट को इन कंडीशंस वाल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। लाइक इफ दिस इज ट्रू देन इस अकाउंट ये ट्रांसफर कर सकता है या ये एक्शन कर सकता है। जैसे ही आपने ये किया तो अब आप इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो। आप उसके अंदर 2 फैक्टर इनेबल कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जब तक मेरे 2 फोन से ये चीज साइन ना हो तब तक ये जाएगा ही नहीं, मतलब 2 डिफरेंट प्राइवेट की। आप ये एप्पल में ये सब आता है, सिक्योर एनक्लेव नाम की चीज होती है अगर आईफोन यूज करते हैं तो, जिसमें लाइक पासवर्ड वगैरह सेव होते हैं या फेस आईडी वगैरह सेव होता है। तो आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी फाइनली एक सिग्नेचर देता है कि हाँ मतलब रोहित गोयल ही एक्सेस कर रहा है अभी इसको। तो आप वो एज 3FA 2FA, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो जो ऑलरेडी अपने बैंक्स के साथ होती है। अपन फोन के साथ ओटीपी दे के सेकंड फैक्टर करते हैं, या आजकल ऑथेंटिकेटर यूज करते हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आप कर सकते हो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की वजह से। तो इट मेक्स इट सिक्योर। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ईवीएम डिफरेंस जो वर्सेस मैंने नॉन बताया था कि ईवीएम में। यस, ईवीएम वर्सेस हाँ, नॉन ईवीएम में। अभी ईवीएम में भी यू कैन डिप्लॉय अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप बट जैसे कि उसके सेफ अपने। का नाम कभी हाँ, सुनाओ। हाँ, जैसे कि हाँ, सेफ का कभी नाम सुनाओ। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सेफ एज कंज्यूमर वॉलेट की तरह नहीं है। लाइक वॉलेट जो बना हुआ है वो ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट में जब भी 2 टाइप के वॉलेट होंगे, एक ईओए हो गया जो कि एक्सटर्नली ऑन्ड अकाउंट है, विच इज द मेटामास्क हो गया आपका, या ये हो गया जिसमें पब्लिक की प्राइवेट की है, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। 2 है। तो अब किसी भी ऐप बिल्डर को दोनों सपोर्ट करने पड़ेंगे, सारी टूलिंग दोनों के लिए बननी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो कि ऑलरेडी ईवीएम का नेटवर्क इफेक्ट है, उसको मुश्किल है करना। तो यही जीके सिंक ने एक्चुअली पहले ट्राई किया था। जीके सिंक ने सबसे पहले जीके लाइट नाम से अपनी लेयर 2 निकाली थी, और वो आर्जेंट सपोर्ट करता था। ट्रांजैक्शंस आर्जेंट करते वाज, थे वो। हाँ हाँ, वो बहुत चीप थी, लेकिन वो कंपोजेबल नहीं थी। उस अब आर्जेंट वालों ने अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन वॉलेट बनाया, लेकिन वो फिर किसी और ऐप पे नहीं चलता था, लाइक यूनिस्वैप हो गया या कोई भी हो गया। तो वो देवर लिमिटेड टू जस्ट लाइक दिस वन एप्लीकेशन की बस पेमेंट है, तो वहीं पे लिमिट हो गए। तो पूरा इकोसिस्टम आप फंडामेंटली वहां से चालू करोगे तो डेवलप वो उस तरह से होगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप अगेन नेटवर्क इफेक्ट जीरो से चालू कर रहे हो। बट अब इसका नेटवर्क इफेक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि अब सारी एप्लीकेशन ये सिग्नेचर
यूज करेगी तो अब आप यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इजी कर सकते हो, स्पेशली गेम्स हो गया और सोशल मीडिया टाइप की एप्लीकेशंस हो गई, इन सब के राइट, लिए। तो एक अकाउंट्स हो गया और एक अकाउंट्स हो गया। दूसरा डिफरेंस जो बता रहा जा रहा था मैं, वो हो गया स्टार्क वर्सेस स्नार्क्स। सो स्नार्क्स जो हैं वो इस एंगल से काफी अच्छे हैं कि प्रूफ साइज होता है उनका, एक साइज होता है, मतलब सारे प्रूफ जो निकालते हैं अपन, छोटा होता तो वो है। साइज, हाँ वो छोटा होता है। तो प्रूफ साइज छोटा होता है, तो वही जब लेयर 2 करते क्या है कि सारा जो भी हुआ लेयर 2 पे वो आपस में सेटल कर लेती है, उसका एक प्रूफ सबमिट करती है इथेरियम पे। इथेरियम पैसा लेता है बेसिकली कि तुम जितना डेटा लेना चाहते हो, क्योंकि अभी मैंने बताया था इथेरियम इज लाइक हार्ड डिस्क, तो जितना तुम डेटा लेना चाहते हो उतना ही मैं तुम्हें एक्सपेंसिव कॉस्ट लगेगी तुम्हें। तो स्टार्क प्रूफ जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो प्रूफ साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। बट स्नार्क्स जो होते हैं वो कंप्यूटेशन वाइज इतने सॉल्व नहीं होते हैं, लाइक दे आर मोर एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन वाइज। स्टार्क्स जो होते हैं उस पर आप ज्यादा कंप्यूटेशन कर सकते हो और प्रूफ साइज इतना तेजी से नहीं बढ़ता है, प्रूफ साइज बढ़ता है बट तेजी से नहीं बढ़ता है। तब आप कंप्यूटेशन की तरफ मैक्सिमाइज कर रहे हो, इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ। एक तरफ आप जो इथेरियम की कॉस्ट है वही डेटा अवेलेबिलिटी बोलते हैं उसको, उसकी तरफ ऑप्टिमाइज करो, एक तरफ आप कंप्यूटेशन की तरफ ऑप्टिमाइज कर रहे हो। जब आप कंप्यूटेशन की तरफ ऑप्टिमाइज कर रहे हो तब आप नए यूज केसेस अनलॉक कर रहे हो कि अब जो लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे कि यार इथेरियम पे एक एप्लीकेशन बन सकती है, वो लोग अब सोच सकते हैं कि हाँ अब एक डिसेंट्रलाइज नॉन कस्टोडियल या ट्रस्टलेस एप्लीकेशन बन सकती है जो ईवीएम पे पॉसिबल ही नहीं थी। राइट, राइट। तो ये बहुत अच्छा आपने एक लाइक एंगल दिया कि ईवीएम और नॉन ईवीएम ईवीएम चूज करने के क्या ट्रेड ऑफ्स हैं। बेसिकली अकाउंट्स एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है जो हमेशा रहेगा, बिकॉज नेटवर्क इफेक्ट्स ईओए एक्सटर्नली ओल्ड अकाउंट्स के अंदर ही है और उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता है। तो इन जनरल किसी थर्ड पार्टी यूजर को आना इन द वेब3 वर्ल्ड रिलेटेड टू इथेरियम ईवीएम बहुत मुश्किल है। और दैट्स व्हेन नॉन ईवीएम्स जो उनके फंडामेंटली अकाउंट्स की जगह जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, जो सिस्टम डिजाइन में चेंज किया है स्टारकवेयर ने अकाउंट्स की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का, उससे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इन गेटिंग न्यू यूजर्स इन द वेब3 वर्ल्ड। एक ये पर्टिकुलर एंगल है। तो दूसरा एंगल है वो ये है कि कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा अच्छा बन गया है नॉन ईवीएम से, बिकॉज स्टारकवेयर ने नॉन ईवीएम चूज किया। इसके ऊपर आपने मेरे को ये बताया कि कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जो ईवीएम कर ही नहीं सकता है, वो स्टारकवेयर ने इनेबल किए बिकॉज दे चोज नॉन ईवीएम। तो अगर हम अब स्टारकवेयर बेसिकली स्टारकवेयर नॉन ईवीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, तो वो सॉलिडिटी जो इथेरियम वर्चुअल मशीन की लैंग्वेज है उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते, लॉजिक लैंग्वेज नहीं है उसकी। जो स्टार्कनेट की लॉजिक लैंग्वेज है वो है कायरो। सो जो कायरो इनेबल कर सकता है वो सॉलिडिटी इनेबल नहीं कर सकती है। तो कायरो को यूज करके रोहित कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें बताओ जो मतलब कंप्यूटेशनली हैवी है और ब्लॉकचेन के ऊपर अब पॉसिबल है और ऑलरेडी लोग स्टार्कनेट इकोसिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। तो सॉलिडिटी और कायरो के बारे में जब समझें तो ऐसा समझो कि सॉलिडिटी अपन ने डिजाइन किया है ईवीएम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि ईवीएम है जो पूरा गेम चेंजर है फॉर इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो उसको मतलब वहां पे कंप्यूटेशनली ऑप्टिमाइज्ड हो, वो स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड हो, उसको ध्यान में रखते हुए अपन ने सॉलिडिटी डिजाइन किया कि सॉलिडिटी के कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स किस तरह के हो सकते हैं कि आप फोर लूप जैसे चला रहे हो जब सॉलिडिटी के अंदर, तो उसकी लिमिट होती है कि एक एंगल से ज्यादा आपने एक लेवल से ज्यादा आपने फोर लूप चलाया तो वो आउट ऑफ गैस हो जाता है, मतलब कि वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता वो ट्रांजेक्शन। और किसी ने भी प्रोग्राम कभी किया होगा तो फॉर लूप तो लाइक जिंदगी का पार्ट है, फॉर लूप के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो अब कायरो में ये कोई लिमिट नहीं है, लाइक आप लगाओ बिंदास फॉर लूप लगाओ, जितना एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन करना है उतना कंप्यूटेशन बेसिकली आप करो। तो ईवीएम में सॉलिडिटी में कंप्यूटेशन पे ही बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, ऐसा मान लो आप, जो कि कायरो के अंदर नहीं है क्योंकि वो ईवीएम के लिए ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है फ्रॉम डे वन। एंड स्पेशली जब उसमें जीके वाला पार्ट और ऐड करते हैं तो कायरो इस तरह से बनाई गई है कि कायरो में कोई भी आपने प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रूवेबल प्रोग्राम है। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स से आप एक गेम हो, आपने एक रन नाम का फंक्शन बनाया है अपने गेम में, लाइक जिसकी वजह से प्लेयर भागता है गेम के अंदर। उस रन के अंदर आपने कुछ कुछ लॉजिक लिखा होगा कि अगर यूजर ने ये दबाया तो पोजीशन x2x+1 कर दे, अगर पोजीशन यूजर ने अप दबाया तो पोजीशन y2y+1 कर दे। तो इसे कुछ मैथमेटिक्स हो रही है उस फंक्शन के अंदर। तो फाइनली
जो भी रिजल्ट ये देगा, अब लेट्स से गेम जो है, गेम पूरा रन हो सकता है ऑन ए सेंट्रलाइज सर्वर। अगर आपने सेंट्रलाइज सर्वर पे एक गेम रन किया तो आपको सारी स्केलेबिलिटी मिल गई, क्योंकि जैसे ही आप सेम कंप्यूटेशन 2 पे करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बट आप एक जगह पे कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट उतनी ही है। तो आपने पूरी कंप्यूटेशन कर ली, आपको फाइनल एक रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट आप सीधे अब कायरो से अगर आपने ये रिजल्ट निकाला तो इस रिजल्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो रन फंक्शन है, अगर ये इनपुट डेटा था और ये रन फंक्शन था तो यही रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब डेटा अवेलेबिलिटी से आपको पता है कि डेटा क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड वैसे भी ओपन सोर्स है, कोड पब्लिक है कि कोड क्या है या फंक्शन क्या है, और आपको रिजल्ट पता है, तो अब कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक भी इंसान ऑनेस्ट है दुनिया में तो वो ये वेरीफाई कर सकता है कि ये इसने जो किया ज्यादा है वो सही सिक्योर से है, किया है। हाँ, ज्यादा सिक्योर ज्यादा है। सिक्योर है ऑन एंड कॉस्ट वाइज एक ही रिसोर्स लिया अब उसने, लाइक इट डिडंट टेक लाइक, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था, जैसे फॉर एन एग्जांपल सारे लोग वैलिडेट कर रहे हैं एक चीज को, इसलिए वो एक्सपेंसिव होती थी, इसलिए प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ गए। बट अब प्रूफ ऑफ स्टेक से अपन लाइक जीके की तरफ जा रहे हैं कि प्रूवेबिलिटी जब आ गई तो एक एक्चुअली इंसान सब कुछ रन कर सकता है और प्रूव कर सकता है कि मैंने सब सही किया है, ऑनेस्ट किया है, क्योंकि हमें चाहिए तो यही कि ऑनेस्ट कंप्यूटेशन हो फाइनली ऑन द कंप्यूटेशन साइड। राइट राइट। तो उसकी यूज करके कुछ ऐसे मतलब खतरनाक क्रेजी यूज केसेस बने जैसे टोपोलॉजी, तो मतलब उसका आप बता सकते हो कुछ ऐसे यूज केसेस जो कंप्यूटेशनली हैवी हैं बट स्टार्कनेट ने इनेबल किए और वो ऑलरेडी लाइव है। हाँ, तो टोपोलॉजी का अगर स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है तो आजकल तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट टोपोलॉजी ने एक फिजिक्स लाइब्रेरी लॉन्च की थी काफी पहले, लाइक these were like the one of the very early adopters of Starknet। तो उन्होंने फिजिक्स लाइब्रेरी पूरी बनाई थी इन कायरो, जिसमें आप लाइक थ्री बॉडी प्रॉब्लम, जितना मुझे ध्यान है उन्होंने वैसा कुछ किया था कि लाइक जब बॉडीज कोलाइड करती है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, रिबाउंड क्या होना चाहिए, ये पूरा मॉडल एक बना दिया। अब वो कोई भी गेम यूज कर सकता है क्योंकि कंपोजेबल है, राइट। वो मॉडल कोई भी यूज कर सकता है। तो एक तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड गेम का पूरा स्टैक बनने लगा है कि लेट्स से आपने एक फंक्शन बना दिया, मैंने अपने गेम में वो फंक्शन यूज कर लिया। I don't have to trust you, you don't have to trust me, user don't have to trust both of us as well, and they are playing a game, they are like ensured कि ये चीज जो हो रही है प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ हो रही है एकदम से, मतलब मैंने जो गेम प्रोग्रेस की वो लूज नहीं हो जाएगी, या आज मैं इस तरह से गेम मेरी ये स्ट्रेटजी है गेम खेलने की तो ये स्ट्रेटजी चलेगी, एकदम से स्ट्रेटजी बदल नहीं जाएगी। जैसे फीफा एक गेम बहुत लोग खेलते हैं, फीफा में हर बार जब वो साल में अपडेट निकालते हैं तो वो एक्चुअली चेंज कर देते हैं थोड़े थोड़े मैकेनिक्स। तो जिसकी भी प्रैक्टिस हुई हुई होती है 2018 तक, लाइक 2019 में जब वो खेलता है तो नया लगता है कि यार ये नया आया है, अभी मुझे प्रैक्टिस लगेगी इसमें। तो इस तरह की चीजें लाइक आप काम कर सकते हो, यू ब्रिंग प्रिडिक्टेबिलिटी। अब इसी का यूज करके राइट। आप जो चेंजेस होते हैं गेम्स के चेंजेस, वो कंसेंसस पे ड्राइव कर सकते हो कि अब जितने भी गेम प्लेयर्स हैं हम लोग साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू 1.2 होनी चाहिए या 1.1 होनी चाहिए। हम इसको गवर्नेंस वोट की तरह पुश कर सकते हैं। जैसे ही वोट पास हो गया तो अब वोट भी वेरीफाइबल है तो वो डायरेक्टली कोड में पुश हो जाएगा, और फिर सबको पता है लाइक कम्युनिटी एथोस से चीजें चल सकती है, मोर ट्रांसपेरेंसी मोर प्रिडिक्टेबिलिटी से चीजें चल सकती है। तो वो टोपोलॉजी ने बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर इससे ऐसे कंप्यूटेशन की हाँ, बहुत सारी यूज टोपोलॉजी केस आते ने फिजिक्स लाइब्रेरी बनाई थी, आई डोंट थिंक वो कहीं अभी यूज हुई है, बट लाइक दैट वाज द आइडिया। But like this is what it enables is हैं। the राइट। possibilities, like it's मतलब क्या endless क्या possibilities are। अनलॉक कर सकता है, क्या क्या अनलॉक या कर सकता है, वो आप इमेंस ऐसा है। समझ लो हेज फंड चलाना है आपको, एक हेज फंड चलाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यार मुझे अपना अल्गोरिथम नहीं लीक करना, वो तो मेरी आईपी है, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है, बट मुझे अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट दिलवाना है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूँ। लाइक तुम्हारा फंड ऐसा नहीं कि बीच में ए से बी जाना था, बीच में सी चला गया और सी से फिर वापस बी गया। तो वो फंड लाइक रन कर सकते हैं इन अ प्रूवेबल प्रोग्राम विदाउट लीकिंग द प्रोग्राम, कि मैंने अपनी आईपी भी बचा ली लेकिन कस्टमर ट्रस्ट भी स्टैब्लिश कर लिया। तो लाइक एआई के बारे में सोच सकते हो, एआई में क्या प्रॉब्लम है कि काफी सारे लोग अपना डेटा लीक नहीं करना चाहते हैं। लाइक मैं क्यों चैट जीपीटी को अपना डेटा दूं, लाइक मेरा डेटा है मेरी कंपनी का, आई वांट टू कीप इट माई सेल्फ, बट मैं चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता हूँ कि मुझे अपना डेटा रन करके वो मुझे रिजल्ट दे दे। तो इस तरह की चीजें की जा सकती है प्रूवेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स वाले कॉन्सेप्ट से। सो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। अमेजिंग। सो व्हाट कैन हैपन इज क्रेजी। अब आगे बढ़ते हैं, लाइक व्हाट्स अहेड। आपने बता दिया द स्टार्कनेट टेक्नोलॉजी और वो कैसे नॉन ईवीएम होते हुए भी स्ट्राइड कर रही है। 2017 के समय से, शायद 18 से वो लोग बना रहे हैं, एंड फाइनली द टोकन इज लाइव।
राइट? फाइनली द इकोसिस्टम इज हियर टू एक्सपैंड, राइट? तो सबसे पहले जो स्टार्क टोकन आया है उसके मायने क्या है रोहित? बेसिकली आपने बताया कि आप स्टार्कनेट फाउंडेशन के एक मेंबर भी हैं। सो बेसिकली स्टार्कनेट फाउंडेशन उस टोकन गवर्निंग बॉडी की एंटिटी होगी। सो ये जो टोकन है उसकी क्या-क्या यूटिलिटी है फर्स्ट, और सेकेंडली गिवन दैट अब टोकन आ गया है तो आई एम श्योर एक बड़ा ग्रांट्स प्रोग्राम लाइव होने वाला होगा स्टार्कवेयर इकोसिस्टम के अंदर। सो हाउ कैन पीपल पार्टिसिपेट? हाँ, so before I respond to this question, like just for clarification, like मैं स्टार्कनेट फाउंडेशन में एक कमेटी का पार्ट हूँ. That means कि मैं उनका एम्प्लॉय नहीं हूँ. I am not a full-time employee of स्टार्कनेट फाउंडेशन. Neither do I speak on behalf of them. So I am speaking just on behalf of me. Neither do I control any of the things. अगर किसी को भी कुछ भी एयर ड्रॉप मिला है, like I don't have anything to do with anything. I don't have any powers. Just to be clear on that. So जैसा हम बात कर रहे थे कि स्टार्कनेट को डिसेंट्रलाइज करना है. वन पार्ट वाज द ह्यूमन पार्ट, जो कि फाउंडेशन की साइड से चालू हुआ. कमिटी देन कमिटीज बनी, जिसका पार्ट मैं हूँ. दिस कमिटीज देन स्टार्ट डूइंग थिंग्स कि हमें अब स्प्रेड करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते जाएं ओवर द टाइम. ऐसे ही सॉफ्टवेयर साइड पे डिसेंट्रलाइज हो रहा है कि अभी स्टार्कवेयर में क्या है कि स्टार्कनेट का सीक्वेंसर, तो ट्रांजेक्शन कौन ऑर्डर कर रहा है ये एक ही कंपनी करती है, वो स्टार्कवेयर. इसको बोलते हैं सीक्वेंसर. आज की तारीख में सारे जितने भी लेयर 2s हैं सब सेंट्रलाइज सीक्वेंसर हैं. अभी हम उनको ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो जो भी ट्रांजेक्शन ऑर्डरिंग कर रहे हैं वो ऑनेस्टली कर रहे हैं, उसमें से कुछ एमी भी नहीं निकाल रहे, चोरी नहीं कर रहे, आर्बिट्राज नहीं कर रहे उसके अंदर से. तो सारे रोलअप्स की नेक्स्ट स्टेज है कि उस सीक्वेंसर को डिसेंट्रलाइज किया जाए. इसका मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंसर रन कर सके. वो करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी लेयर टू इनेबल दैट. तो स्टार्क टोकन जो है सबसे पहले तो एक तो वो इनेबल करेगा कि सीक्वेंसर डिसेंट्रलाइजेशन आया जाए. उसके लिए प्रूफ ऑफ स्टेक होगा, लाइक whoever wants to become a sequencer they have to stake स्टार्क. सेकेंड चीज, अब इस नेटवर्क में दो चीजें हो रही थी. जैसा हमने बोला, इथेरियम को तो अपन यूज कर रहे थे केवल प्रूफ सबमिट करने में, डेटा सबमिट करने में, बट कंप्यूटेशन इस नेटवर्क के अंदर हो रही है. दिस नेटवर्क इज नॉट इथेरियम नेटवर्क. इट कुड बी अ सबसेट, इट कुड बी एक्सक्लूसिव एज वेल. तो इस नेटवर्क की अपनी एक कॉस्ट है. यहाँ पे एक नेटवर्क रिसोर्स कॉस्ट है. जो भी लोग हार्डवेयर रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, लाइक रिसोर्सेज दे रहे हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए उनको किसी तरह से यू हैव टू पे. सो दैट्स वेयर स्टार्क टोकन्स कम्स इनटू द पिक्चर. सो अब से जब यूजर नेक्स्ट जो अपडेट स्टार्कनेट का आ रहा है, उसके बाद से यूजर जब भी स्टार्कनेट यूज करेंगे तो दे विल बी पेइंग फीस इन टू डिफरेंट स्प्लिट पार्ट. एक सीधे सीधे इथेरियम को जाएगा और एक ये जो लोग रन कर रहे हैं नेटवर्क उसको जाएगा स्टार्क की फॉर्म में. सो स्टार्क विल बी लाइक द पेमेंट करेंसी विद इन दिस नेटवर्क. gas fees basically. Having said that, like again because of account abstraction, किसी यूजर को ये नहीं लगेगा कि मुझे स्टॉक रखने की जरूरत है या मुझे दोनों रखने की जरूरत है, या इट वोंट बी कॉम्प्लिकेटेड. यू कैन चूज कि मुझे इस पर्टिकुलर करेंसी से पे करना है. यू विल बी एबल टू डू दैट. और वो सब बिहाइंड द यूएसडीटी सीन से सब कुछ कर सकते हो. हाँ, तो वो सब बिहाइंड द सीन हो जाएगा. अंदर से वो अपने आप स्प्लिट कर देगा एंड जिस भी पार्टी को जो पहुंचाना है वो पहुंचा देगा. तो इस चीज में स्टार्क काम आएगा. तीसरा, जो भी गवर्नेंस होगी स्टार्क्स को लेके, लाइक नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस करने, प्रोटोकॉल चेंजेस, तो वहां पे गवर्नेंस होगी. उसमें स्टार्क बेस्ड वोटिंग, बेसिकली वोटिंग बेस्ड गवर्नेंस में स्टार्क टोकन काम आएगा. सो दीज आर द 3 यूज केसेस. ओके, काशिफ भाई कोई वे अहेड क्वेश्चन पूछना है इकोसिस्टम ओरिएंटेड? नहीं, तो मेरा जैसे हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंडिया को लेके स्टार्कनेट का क्या प्लान है. जैसे रोहित इज लीडिंग दैट थिंग इन फ्रंट, बट ओवरऑल जैसे हमने और इकोसिस्टम में देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हाईली इम्प्रेस्ड विद वन इकोसिस्टम दैट इज सोलाना. दैट अगर इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द इकोसिस्टम टुगेदर, दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब. सो अगर हम उन्हीं लाइंस पे देखें, जैसे उनके जो डेवलपर को इकट्ठा करना, क्रिएटिंग दोस इकोसिस्टम हाउस, जैसे कॉन्सेप्ट अभी उनका जो विला का कॉन्सेप्ट्स है, आई रियली लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर दे आर रियली लुकिंग टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. इज देयर एनी प्लान ऑफ जेडी स्वैप फॉर इंडिया, या और स्टार्कनेट फॉर इंडिया, समथिंग ऑन दोस लाइंस? हाँ, सबसे पहले तो आई एम ऑल्सो लाइक बिग फैन ऑफ सोलाना इन द सेंस हाउ दे हैव बिल्ड द इकोसिस्टम. मैं
कभी भी किसी भी सोलाना इकोसिस्टम में गया हूँ तो like I never have been disappointed with the quality of people, Yeah. the rationality of people, like contrary to Twitter पे जो चलता रहता है Solana versus Ethereum. I think like I very much like it was very easy to become friends with some of the Solana people. I know Yeah. some of the people, like Henry is one person, like I think he's part of Solana Foundation now. Uh, so Solana ने जो किया है, I think somehow Starknet also likes, generally Starknet community, core community also likes Solana ways. They are also inspired by them, and we have also tried to do similar kind of things. Like hacker houses काफी run करता है Starknet ecosystem in generally. Hacker houses का concept यही है कि like inviting people, make them stay at a place for 7 days, help them to build something really good. Like Starknet is also very heavily kind of trying to incentivize the builders, like that. Like if anyone have seen Stark tokens, like that's why it has gone like it has been very generous towards builders, and there has been very positive vibe from all the people who are spending in time, who are investing their time as a builder. It is not necessarily a programmer or a dev. It was even designers, people who write content, people who just manage community and these kind of things. तो ग्रास रूट वाली जो अप्रोच है वही स्टाफनेट ने भी आई थिंक अपनाई है. फ्रॉम जेडाई स्वैप साइड, लाइक वी हैव ट्राइड टू लीड स्टाफनेट इन इंडिया जितना भी हम कर सकते हैं. लाइक प्रणव और हमने ही लाइक एक स्टाफनेट सीसी ऑर्गेनाइज किया, विच वाज द फर्स्ट वन. And good part was like Starknet supported that. For Starknet, like it was not really easy to make that decision to commit that much resources, because Starknet doesn't like, it's not like Solana in terms of treasury. Solana had a very good treasury, like Starknet didn't in that sense. So Starknet ने trust किया है, मतलब like Indian community को to like take it ahead. They are very generous in terms of like spending resources, sending in people and all of that. So for Starknet also India matters, and Jerai Swap के लिए not just only in terms of Starknet, it's Starknet, जैसा कि हमने बात की थी, Jerai Swap is a completely community driven project. तो like हमारे पास कोई employees ही नहीं है, like there are no employees. So we try to like go talk about things in the educational way, like not necessarily Starknet, like showing people, helping them like create their path towards crypto. Uske baad like people choose their own path. Sometimes they go to other technology, sometimes they create their own startups. So wahi approach hai ki like just help real builders, whoever wants to solve a problem, help them as much as possible, and being in the grassroots level. Okay. सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टार्कनेट इंडिया हाउसेस बनेंगे, लाइक इन स्टफ लाइक दैट, कि और इंडिया में एक्टिविटी होगी और हैकेथॉन्स होंगे और 7 डे प्रोग्राम्स होंगे और लोग कायरो सीख के चीजें बना सकते हैं? क्योंकि मैं एक चीज पक्की रहती है कि अगर टोकन कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम का लाइव होता है, दैट मीन्स वो 0 से 1, 1 से 10 की जर्नी ऑलरेडी कर चुका है. अब उसको ग्रोथ के टर्म्स में देखा जाना चाहिए, एंड दैट्स वेयर like एक बार अब स्टाकवेयर का टोकन बाहर आ गया, नाउ द इकोसिस्टम नीड्स टू एक्सपैंड, और उसी के लिए डिफरेंट ग्रांट्स प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे. सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टाकनेट, अगेन यू नॉट आप एम्प्लॉय नहीं है तो ऐसे नहीं बता सकते, पर बेसिकली और ज्यादा हैकर हाउसेस आएंगे स्टाकनेट की तरफ से और लोगों को मौका मिलेगा कायरो सीखने के लिए और इकोसिस्टम में जाने के लिए? एब्सोल्युटली, ये ऑलरेडी हो भी रहा है. एक प्लेटफॉर्म है ओनली टेस्ट नाम से इन स्टार्कनेट इकोसिस्टम, जहाँ पे लाइक काफी सारे प्रोटोकॉल्स ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन स्टार्क. तो इट्स लाइक फाउंडेशन से प्रोटोकॉल्स को ग्रांट जारी है, इन प्रोटोकॉल से डायरेक्टली कंट्रीब्यूटर्स को ग्रांट जारी है. तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी लोगों के लिए यूज करने का. यही ओनली डस्ट टीम is doing bunch of events in smaller cities in India, like Indore में भी कुछ event कर रहे हैं वो लोग, as far as I know, and multiple like smaller cities, not just Indore. So like again grassroots approach. So maybe involved नहीं था उसमें. Like I also got to know about it on Twitter. But like those are the approaches. People are definitely spending more energy, more time. तो एक local community plus global support वाली I think approach है कि जो भी support चाहिए वो मिल रहा है, and let people come out from the local communities themselves and let them lead is the kind of approach. All right, awesome. All right. So thank you very much. I think Rohit, it's been exactly 1 hour.
59 minutes. And once again, as I told you Pranav, that रोहित के अंदर ना एक कोई अध्यापक है, पता भी नहीं लगा कि कैसे he was able to explain everything so डीप neatly. कॉन्सेप्ट्स। And he has this and मुझे पता है क्या है, ये डीप से पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना रोहित को रेगुलरली बुलाना चाहिए फॉर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, और जो डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा समझने के लिए। सो बिल्कुल रोहित को बुलाने से हमारा भी फायदा होना है, और पूरा इकोसिस्टम का फायदा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टार्कनेट, मतलब ओवरऑल इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। बिकॉज रोहित हैज वर्कड ऑन मुद्रेक्स को भी बनाया, तो एक सेंट्रलाइज वर्जन भी पता है, वेब3 भी पता है, और दोनों को और जो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है रोहित इस टाइम इन और मैंने रोहित को लिटरली 8-10 लोगों को पढ़ाते हुए देखा है ब्लैक बोर्ड पे, तो आई हैव सीन दैट। आई थिंक इसका बहुत फायदा होने वाला है रोहित, अपने थोड़े से बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालना शुरू करो रेगुलर। यस यस काशिफ भाई, नेक्स्ट मंथ से ही करते हैं। इस मंथ हमारा वर्जन 2 लॉन्च चल रहा है, जो कल ही किया है हमने। हाँ सो ये महीना थोड़ा chaotic है with all the Stark and all, but like we talked about this, we should definitely do it, हाँ especially नहीं on नहीं, the अभी community. Like that's the heart for us, जितना हाँ अपन ने बात की है। बिल्कुल। ठीक एक है। और शो करते हैं बहुत ही जल्दी, L2s को समझने के लिए डेप्थ में अंदर, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 रोलअप्स को समझेंगे डेप्थ में, और कहाँ रोलअप्स अभी भी सेंट्रलाइज्ड है और कहाँ वो आपके पैसे खा सकते हैं, इसको डेप्थ में समझेंगे। आज तक मेरे को नहीं लगता किसी ने उसको इतना डेप्थ में समझाया होगा जितना मैं हम तो कहता हूँ लोग एक मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करते हैं। हमने रोलअप्स को कवर किया हुआ है, एक बार रोहित से भी रोलअप्स को समझते हैं कि रोलअप्स होते क्या है, मतलब बिल्कुल ही स्क्रैच से करते हैं। बिल्कुल। लेट्स डू अ रोल अप सीरीज सून। एंड विद दैट, कैसा लगा आपको ये शो स्टार्कवेयर का? मेरे को बताना, स्टार्कनेट के बारे में कितना आपको समझ आया, इसके बारे में बताना। आज मैंने ओपनिंग की थी क्योंकि काशिफ भाई थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम्म। सो उतनी दमदार ओपनिंग नहीं हुई होगी, बट होपफुली नहीं आई यार, इट रियली इट डजंट वाज मैटर कि ओपन कैसे हुआ, व्हाट मैटर्स की एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, विद दैट चलो ठीक है, ओके।